नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास की कुछ गहरी परतों को खोलने वाले हैं। जी नमस्कार। हमारे पास आज दस्तावेज हैं दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश तक पर। भारतीय इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ कह सकते हैं। बिल्कुल, ये स्रोत हमें सीधे 13वीं सदी की शुरुआत में ले जाते हैं, जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत एक नई राजनीतिक ताकत बन रही थी। हाँ, मतलब 1206 ईस्वी के आसपास का समय, जब इसकी नींव रखी जा रही थी। जी, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से दिल्ली सल्तनत की स्थापना को समझें और इसके शुरुआती विस्तार को भी। हाँ, खासतौर पे पहले दो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इनके क्या रोल थे, क्या योगदान था। हाँ, हम देखेंगे कि ये सल्तनत जिसे गुलाम वंश कहते हैं, वो कैसे शुरू हुई, इन शासकों की मतलब उपलब्धियां क्या थीं, क्या मुश्किलें आई उनके सामने, और भारत पे क्या असर पड़ा उस वक्त। बिल्कुल, और ये भी कि उन्होंने सत्ता कैसे हासिल की, कैसे उसे मजबूत किया, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। स्रोत बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चली, मतलब करीब 320 साल। हाँ, काफी लंबा समय, और इसमें 5 अलग-अलग वंश थे। 5 वंश, कौन कौन से? गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। अच्छा। और इन स्रोतों में एक तुलना भी है, दिलचस्प है वो। खिलजी वंश सबसे कम सिर्फ 30 साल और तुगलक पूरे 94 साल, सबसे लंबा। वाह, तो हम शुरू कर रहे हैं पहले से, गुलाम वंश। इसे दास वंश या मामलूक वंश भी कहते हैं ना? जी, मामलूक वंश। इसका समय है 1206 से 1290, यानी लगभग 84 साल। और स्रोत बताते हैं कि इसमें कुल 11 शासक हुए। 11 शासक? हाँ, मामलूक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जिस पर किसी का स्वामित्व हो, पर ये सामान्य गुलाम नहीं थे। अच्छा। हाँ, मतलब इन्हें खास तौर पर सैनिक कामों के लिए या प्रशासन के लिए खरीदा जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये अपनी काबिलियत से बहुत ऊंचे पद तक पहुंच सकते थे, जैसे ऐबक और इल्तुतमिश। बिल्कुल। इस वंश की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, पर मजे की बात यह है कि इस वंश के जो बड़े शासक थे वो खुद अलग अलग कबीलों या वंशों से थे। जैसे ऐबक कुतुबी था, इल्तुतमिश शमसी या इल्बरी, और बाद में बलबन आएगा, वो बलबनी वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। स्रोत कहते हैं कि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जी, उसे गोरी ने निशापुर के काजी फखरुद्दीन अजीज खूकी से खरीदा था। बाद में वो अपनी काबिलियत से गोरी का इतना भरोसेमंद बन गया कि सेनापति और दामाद भी बन गया। और उसे अमीर आखूर भी बनाया गया था, शाही घुड़साल का प्रमुख। हाँ, बिल्कुल। और जब 1206 में गोरी की मौत हुई तो उसे भारतीय प्रदेशों का शासक बनने का मौका मिला। उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। लाहौर, दिल्ली नहीं? नहीं, शुरुआत में लाहौर। और एक बात और ध्यान देने वाली है, उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। अच्छा, क्यों? दस्तावेज बताते हैं कि वो मलिक और सिपह सालार ही कहलाता रहा। शायद वो अपनी पुरानी स्थिति को लेकर विनम्र था, या हो सकता है गजनी में जो यल्दोज जैसे और दावेदार थे उनके लिहाज से ये उसकी कूटनीति हो। ये भी हो सकता है। और ये भी है कि उसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, न खुतबा पढ़वाया। सही, लेकिन उसकी उदारता के बड़े चर्चे थे। स्रोत उसे लाख बख्श कहते हैं। लाखों का दान देने वाला? हाँ, पील बख्श यानी हाथी दान करने वाला, और हाथे में तानी भी कहते थे। ये सब उसकी दानशीलता दिखाते हैं। उसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था। जी, शायद इसलिए कि वो कुरान को बहुत सुरीले अंदाज में पढ़ता था। तो दानवीर होने के साथ साथ निर्माण में भी उसकी रुचि थी। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेजों में जिक्र है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। इसे भारत की पहली मस्जिदों में गिना जाता है। और अजमेर में? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कहते हैं वो पहले एक संस्कृत स्कूल था। अच्छा। और हाँ, सबसे मशहूर, दिल्ली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। शुरू किया, पूरा नहीं करवाया? नहीं, शुरू उसी ने करवाया। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि भारत में गुंबद और मेहराब मतलब आर्च, इसका इस्तेमाल उसी ने शुरू करवाया था। तो आर्किटेक्चर में भी उसका योगदान रहा। और उसके दरबार में विद्वान भी थे, हसन निजामी। हाँ, हसन निजामी। उसकी किताब ताजुल मासिर, इसे दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संरक्षण वाला इतिहास मानते हैं। लेकिन उसका शासनकाल तो बहुत छोटा रहा। उसकी मौत कैसे हुई? काफी अचानक हुई थी शायद। हाँ, बिल्कुल। 1210 में लाहौर में वो चौगान खेल रहा था। चौगान मतलब पोलो? हाँ, आजकल का पोलो।
तो वो घोड़े से गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसका मकबरा भी लाहौर में ही है, जिसे कहते हैं बाद में इल्तुतमिश ने बनवाया था। सिर्फ 4 साल राज किया उसने। 4 साल? तो ऐबक की अचानक मौत के बाद क्या हुआ? कोई तय था कि अगला कौन बनेगा? नहीं, स्थिति थोड़ी कह सकते हैं डामाडोल हो गई। स्रोत बताते हैं कि लाहौर के अमीरों ने तो उसकी बेटे आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन दिल्ली वाले राजी नहीं थे। हाँ, दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे वो आराम शाह को नहीं चाहते थे। उन्होंने ऐबक के ही एक और गुलाम, जो उसका दामाद भी था, इल्तुतमिश, उसे बुलावा भेजा। इल्तुतमिश उस वक्त बदायूं का सूबेदार मतलब इक्तदार था। तो फिर तो टकराव पक्का था। बिल्कुल। इल्तुतमिश दिल्ली आया, आराम शाह को चुनौती दी। दिल्ली के पास जुड़ नाम की जगह पर लड़ाई हुई। और जीता कौन? इल्तुतमिश जीता। आराम शाह ने मुश्किल से 8 महीने ही राज किया, 1210 से 1211, और इस तरह सल्तनत की कमान इल्तुतमिश के हाथ में आ गई। तो यहाँ से इल्तुतमिश का दौर शुरू होता है। 1211 से 1236 तक काफी लंबा समय है। हाँ, एक महत्वपूर्ण दौर। स्रोत उसे इल्बरी तुर्क बताते हैं, और वो भी ऐबक का गुलाम और दामाद था। जी। लेकिन कई इतिहासकार और ये स्रोत भी उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ऐसा क्यों? नींव तो ऐबक ने रखी दी थी। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐबक ने शुरुआत जरूर की, पर उसे वक्त बहुत कम मिला और उसने लाहौर से ही काम चलाया। इल्तुतमिश वो था जिसने सल्तनत को असल में संगठित किया, मजबूत बनाया। कैसे? क्या किया उसने? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा काम, राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। अच्छा, ये क्यों जरूरी था? दिल्ली सल्तनत का केंद्र बन गई, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, और ये अगले कई 100 सालों तक रहा। फिर दिल्ली की लोकेशन भी लाहौर से बेहतर थी, उत्तर पश्चिम बॉर्डर से थोड़ी दूर, ज्यादा सुरक्षित, और गंगा यमुना का जो उपजाऊ इलाका है दुआब, उस पर कंट्रोल के लिए भी बेहतर थी। समझ गया। राजधानी बदलने के अलावा प्रशासन के लिए क्या किया? सल्तनत तो अभी नई थी, उसे जमाना भी तो था। बिल्कुल, उसने कई प्रशासनिक सुधार किए। देखिए, ऐबक ने उसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। शासक बनने के बाद उसने पहले तो अपने विरोधियों को रास्ते से हटाया। कौन थे विरोधी? खासकर ताजुद्दीन यल्दौज, जो गजनी में था, और नसीरुद्दीन कुबाचा, जो सिंध और मुल्तान में था। ये दोनों भी खुद को गौरी का वारिस मानते थे। अच्छा। उनसे निपटने के बाद उसने प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए इक्ता सिस्टम को मतलब व्यवस्थित किया। इक्ता सिस्टम, ये क्या था? इसका क्या महत्व था? इक्ता में ऐसा था कि सल्तनत की जमीन को हिस्सों में बांट दिया जाता था। इन्हें इक्ता कहते थे। ये इक्ते सैनिक कमांडरों को, अधिकारियों को उनकी तनख्वाह के बदले दिए जाते थे। अच्छा, मतलब कैश नहीं, जमीन। हाँ, इक्तादार यानी जिसे इक्ता मिलता था, वो उस इलाके से लगान वसूलता था, उसी से अपना, अपने सैनिकों का और वहाँ के प्रशासन का खर्चा चलाता था। और जो पैसा बच जाता था, जिसे फवाजिल कहते थे, वो उसे केंद्र के खजाने में जमा करना होता था। तो इससे दूर के इलाकों पर कंट्रोल आसान हो गया होगा, और सेना रखना भी? हाँ बिल्कुल, राजस्व वसूलना, सेना रखना, दोनों में मदद मिली। हालांकि बाद में यही इक्तादार बहुत ताकतवर भी हो गए और केंद्र के लिए मुश्किल भी बने। और एक और नाम आता है, तुर्कान ए चहलगानी। ये क्या था? ये भी इल्तुतमिश ने बनाया। दिया। इसे चालीसा या ग्रुप ऑफ 40 भी कहते हैं। ये उसके 40 सबसे वफादार और काबिल तुर्क गुलाम सरदारों का एक गुट था। 40 लोगों का ग्रुप क्यों बनाया था ये? अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, शासन चलाने में सलाह और मदद के लिए। ये लोग उसके शासन में तो बड़े मददगार रहे, उसकी ताकत का बेस बने। लेकिन इल्तुतमिश की मौत के बाद यही गुट बहुत पावरफुल हो गया, सुल्तानों को बनाने, बिगाड़ने लगा। ये बाद के सुल्तानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। अच्छा, तो उसने अंदरूनी तौर पर तो काफी इंतजाम किए, अब बाहर से भी कोई खतरा था? हाँ, और शायद सबसे बड़ा खतरा मंगोलों का। मंगोल? चंगेज खान? हाँ वही। स्रोत बताते हैं कि 1221 में चंगेज खान, जिसका असली नाम तेमुचिन था, वो ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था। बाप रे। और मंगबरनी ने इल्तुतमिश से दिल्ली सल्तनत में पनाह मांगी। ओह, ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति थी। एक तरफ मुस्लिम शासक मदद मांग रहा है, दूसरी तरफ चंगेज खान जैसा हमलावर। क्या किया इल्तुतमिश ने? यहीं पर उसकी समझदारी दिखती है। उसने बड़ी होशियारी से काम लिया।
उसने मंगबरनी को पनाह देने से मना कर दिया। मना कर दिया। हाँ, विनम्रता से, शायद बहाना बनाया कि दिल्ली का मौसम उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस तरह उसने जो नई नई सल्तनत बनी थी उसे चंगेज खान के सीधे हमले से बचा लिया। कमाल है। अगर वो शरण दे देता तो मंगोल शायद दिल्ली पर हमला कर देते और उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। सल्तनत शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। वाकई ये तो बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। अच्छा, इन सब राजनीतिक और सैनिक बातों के अलावा कला संस्कृति में भी कुछ किया इल्तुतमिश ने। ऐबक ने कुतुब मीनार शुरू की थी। हाँ, उसने ऐबक का शुरू किया हुआ कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। अच्छा, तो मीनार इल्तुतमिश ने पूरी करवाई। जी, और इसके अलावा उसका बड़ा बेटा था शहजादा नसीरुद्दीन महमूद, वो उसके जीते जी ही मर गया था। तो उसकी याद में उसने दिल्ली में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया और इन दस्तावेजों के मुताबिक ये भारत में पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है। पहला मकबरा? हाँ। तो क्या इल्तुतमिश को? हाँ, इसी वजह से उसे भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक भी कहते हैं। उसने दिल्ली में हौज़ शमसी और शमसी ईदगाह भी बनवाए। और सिक्के? हाँ। ऐबक ने तो अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे। इल्तुतमिश ने यहाँ भी बहुत जरूरी काम किया। उसने सल्तनत के लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम बनाया। अच्छा। हाँ। कैसे सिक्के? जानकारी मिलती है कि उसने शुद्ध अरबी स्टाइल के सिक्के चलाए। चांदी का टंका जो करीब 175 ग्रेन का होता था और तांबे का जीतल। टंका और जीतल? हाँ, और वो पहला तुर्क सुल्तान था जिसने सिक्कों पर टकसाल मतलब मिंट जहाँ सिक्का बनता है उसका नाम लिखवाया। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे करेंसी में यूनिफॉर्मिटी आई, सल्तनत की इकोनॉमी को स्थिरता मिली और ये उसकी सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता का निशान भी था। ये सारी बातें तो उसे सच में वास्तविक संस्थापक बनाती हैं। उसके दरबार में कोई इतिहासकार भी था? हाँ, मिनाजुस सिराज। उसने बहुत मशहूर किताब लिखी, तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी? जी, ये किताब उसने इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी, लेकिन इसमें इल्तुतमिश के ज़माने का और गुलाम वंश का बहुत अच्छा ब्यौरा है। उस दौर को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी सोर्स है। जाहिर है उसने सल्तनत का विस्तार भी किया होगा, सिर्फ दिल्ली तक तो सीमित नहीं रहा होगा। बिल्कुल, उसने यल्दोज और कुबाचा को तो हराया ही। 1217 में लाहौर पर दोबारा कब्जा किया। 1226 तक बंगाल और बिहार को जीतकर सल्तनत में मिला लिया, वहां अपने गवर्नर बिठाए। 1232 में ग्वालियर का जो मजबूत किला था उसे भी जीता। काफी फैलाया उसने सल्तनत को। हाँ, काफी विस्तार किया। उसकी मौत 1236 में हुई और उसका मकबरा दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। बहुत शानदार है। तो अगर हम दोनों की तुलना करें, ऐबक ने जमीन तैयार की पर इल्तुतमिश ने उस पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी। हाँ, कह सकते हैं। राजधानी दिल्ली ले आया, प्रशासन जमाया, मुद्रा चलाई, मंगोलों से बचाया, और वो खलीफा वाली बात भी थी ना। हाँ, 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से उसे खिलत मिला, मतलब मान्यता पत्र। इसका क्या मतलब था? ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। इससे इल्तुतमिश की जो पोजीशन थी वो बाकी दावेदारों से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। उससे पूरी इस्लामी दुनिया में एक जायज, एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक मान लिया गया। अच्छा, इन शासकों के आने से पहले की जो कहानी है, मतलब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो टकराव था, उस पे भी थोड़ी बात कर लें, क्योंकि उसी के बाद तो ये सब हुआ। हाँ, वो बैकग्राउंड समझना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान III, जिनका समय लगभग 1178 से 1192 का है, वो अजमेर और दिल्ली के बहुत शक्तिशाली राजपूत राजा थे। हाँ। उनका सामना हुआ शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से, जो गजनी से भारत की तरफ बढ़ रहा था। 1191 में तराइन में पहली लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज जीते। हाँ, उस पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते, ऐसा स्रोत बताते हैं। लेकिन ये जीत टिक नहीं पाई। नहीं, अगले ही साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई। इस बार गोरी पूरी तैयारी से आया था और उसकी जीत हुई। ये एक निर्णायक जीत थी। और इसी हार ने उत्तर भारत के दरवाजे खोल दिए। हाँ, तुर्की हमलावरों के लिए। इसके बाद 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई, जिसमें गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को भी हरा दिया। इन जीतों से भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। और फिर गोरी की मौत हुई 1206 में। जी, जानकारी मिलती है कि उसका आखिरी अभियान 1205-06 में पंजाब के खोखर लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए था। उसी से वापस गजनी जाते हुए 1206 में सिंधु नदी के पास दमयक नाम की जगह पर
कुछ हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। और यहीं पर वो बात आती है कि उसका कोई बेटा नहीं था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो स्रोत बताते हैं। उसका कोई बेटा नहीं था। कहते हैं उसने एक बार कहा भी था कि उसके ये जो तुर्क गुलाम हैं यही उसके बेटे हैं, यही उसके वारिस हैं। इसीलिए उसका साम्राज्य उसके गुलाम सेनापतियों में बंट गया। बिल्कुल। उसकी मौत के बाद उसके सबसे भरोसेमंद गुलामों ने उसके जीते हुए इलाके आपस में बांट लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिले भारत के इलाके, दिल्ली, लाहौर वगैरह। और यल्दौज और कुबाचा को? ताजुद्दीन यल्दौस को मिला गजनी, वो ऐबक का ससुर भी था। और नसीरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान का इलाका, वो ऐबक का बहनोई था। इसी बंटवारे में ऐबक ने 1206 में लाहौर में गद्दी संभाली और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अच्छा, स्रोतों में एक और जिक्र है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। कहा गया है कि वो 1192 के आसपास गोरी के साथ भारत आए और अजमेर में बस गए, जहां आज उनकी दरगाह है। हाँ, ये उस समय के एक और अहम पहलू की तरफ इशारा है। क्या सल्तनत की स्थापना के साथ साथ चिश्ती जैसे सूफी सिलसिले भी भारत आए और फैले? ये सूफी संत अक्सर आम लोगों की भाषा, उनके रीति रिवाजों को अपनाकर इस्लाम का प्रेम और भाईचारे का संदेश देते थे। इनका लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा और इन्होंने भारत में जो भक्ति और सूफी परंपराएं थीं, उनके बीच एक तरह का संवाद बनाने में मदद की। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे 12वीं सदी के आखिर और 13वीं सदी की शुरुआत में कितनी उथल-पुथल थी। बाहरी हमले हुए, यहाँ की ताकतें हारी और फिर उत्तर भारत में एक नई सल्तनत बनी। हाँ, और कैसे गुलाम से शासक बने लोगों ने अपनी सैनिक काबिलियत के दम पर इसे शुरुआती शक्ल दी, और कैसे ऐबक और ख़ास तौर पर इल्तुतमिश ने मुश्किलों का सामना करते हुए इसे एक स्थायी रूप देने की कोशिश की। बिल्कुल, ऐबक ने शुरुआत की, हाँ, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को केंद्र बनाया, इक्तदारी और तुर्काने चहलगानी जैसे सिस्टम बनाए, प्रशासन को सेट किया, करेंसी को स्टैंडर्ड बनाया, मंगोलों जैसे बाहरी खतरों से सल्तनत को बचाया। उसने वाकई एक नई हुकूमत को मजबूती और पहचान दी। सच में इन दस्तावेजों को देखना काफी दिलचस्प रहा। ऐबक का लाख बख्श होना, पोलो खेलते हुए मर जाना, इल्तुतमिश की वो मंगोलों वाली कूटनीति, भारत में पहला मकबरा बनवाना, ये छोटी छोटी बातें इतिहास को कितना जीवंत बना देती हैं। हाँ बिल्कुल, ये शासक सिर्फ लड़ने वाले नहीं थे, ये बनाने वाले भी थे, प्रशासक भी थे, डिप्लोमेट भी थे। इन्होंने हालात के हिसाब से ढलते हुए एक ऐसी सल्तनत की नींव रखी जो अगले 300 साल तक चली। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि गोरी का कोई बेटा नहीं था। उसने अपना साम्राज्य गुलाम सेनापतियों में बांटा और ऐबक ने भारत में सल्तनत शुरू की। ये जो मामलुक सिस्टम था, जहां सैनिक काबिलियत के बल पर गुलाम भी सुल्तान बन सकते थे, ये अपने आप में बड़ा अनोखा था। हाँ था। तो सोचने वाली बात यह है कि इस सिस्टम ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआती राजनीति, उसकी स्थिरता या अस्थिरता, उसके कैरेक्टर को कैसे प्रभावित किया होगा। क्या जो बार बार उत्तराधिकार के लिए झगड़े हुए वो इसी सिस्टम की वजह से थे, या फिर इसने टैलेंट को आगे आने का मौका दिया? अगर गोरी का अपना कोई बेटा होता जो गद्दी संभालता, तो क्या सल्तनत का रूप कुछ और होता? ये सोचने लायक सवाल है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।